जय जोहार संगवारी। और आज कलम कल्पना के इस एपिसोड में हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ी साहित्य और साहित्यकारों के विषय में। और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ साहित्यकार परदेशी राम वर्मा जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। और कहा जाता है कि साहित्य समाज का आईना तो होता ही है, साथ ही सामाजिक संवेदनाओं को जागृत करने के साथ साथ साहित्य सृजन का एक बहुत बड़ा स्रोत होता है। परदेशी राम वर्मा जी, साहित्य को संवेदनाओं से जोड़ा जाता है, लोक कथाओं से जोड़ा जाता है, समाज से जोड़ा जाता है। छत्तीसगढ़ी साहित्य को आप किस रूप में देखते हैं? धन्यवाद। बहुत अच्छा शुरुआत आपने किया है, अच्छे प्रश्न से। देखिए, छत्तीसगढ़ जो एक प्रांत है जिसकी संस्कृति उसकी ताकत है, इसकी सबसे पहले कल्पना साहित्यकारों ने की जी। लगभग 600 साल पहले जी। कबीरदास के पहले शिष्य थे धर्मदास जी। जी हाँ। वो इतिहासकार ऐसा मानते हैं। जी। छत्तीसगढ़ के जो बड़े साहित्यकार हैं हरि ठाकुर, उन्होंने अपने इतिहास में लिखा है कि सबसे पहले जो छत्तीसगढ़ी भाषा की पदों का प्रयोग हुआ और पदों में छत्तीसगढ़ी भाषा के शब्द आए जी 600-650 साल पहले धर्मदास जो बांधवगढ़ के राजा थे और कबीरदास जी के पहले शिष्य थे। और कबीरदास जी के प्रभाव में आने के बाद वो उन्होंने सब कुछ त्याग दिया और साहित्य और समाज सेवा और धर्म को उन्होंने अपनाया और कबीरदास जी के बड़े प्रथम शिष्य कहलाए। उनके पदों में पहले आया। इसका मतलब 600 साल से छत्तीसगढ़ी भाषा का जी हाँ प्रयोग हो रहा है, विकास हो रहा है। बिल्कुल। धीरे आगे चल के लगभग विगत 100 वर्षों में छत्तीसगढ़ी भाषा ने काफ़ी विकास किया। जी हाँ। और छत्तीसगढ़ी भाषा के साहित्य में विशेष रूप से 50 वर्षों में बहुत श्रेष्ठ लेखन हुए। सबसे बड़ी बात यह है कि जो लोग छत्तीसगढ़ी भाषा नहीं जानते, जी हाँ, लेकिन जो लोग छत्तीसगढ़ में आए, जी, बड़े बड़े लेखक आए यहाँ, बिल्कुल, बांग्ला साहित्य के बड़े लोग आए, दूसरे साहित्य, उन्होंने छत्तीसगढ़ी भाषा की सरलता के कारण इस भाषा को आत्मसात किया। ये एक ऐसी भाषा है छत्तीसगढ़ी जिसको कि बहुत सरलता से लोग समझते हैं। दूसरी बात यह है कि छत्तीसगढ़ी जो जीवन है और उसकी जो लोक कथाएँ हैं, उसमें से एक कथा 7, 8, 10, 20 कथाएँ हैं यहाँ की वृद्धा माता के संबंध में, जी, जिसको हम लोग डोकरी दाई कहते हैं। जी। तो डोकरी दाई की यहाँ बहुत सारी कथाएं हैं। उन कथाओं को सुन के यहाँ जो साहित्यकार लोग हैं उन्होंने अलग अलग लेखन किया, लेकिन सप्रे जी ने, माधवराव सप्रे जी ने, जिनको कि हिंदी साहित्य का, हिंदी कथा का प्रथम कथाकार माना जाता है, हिंदी के पहले कहानीकार के रूप में उनको कमलेश्वर जी ने स्थापित किया। तो उन्होंने जो कहानी लिखी टोकरी भर मिट्टी, उस कहानी का कथानक उन्होंने छत्तीसगढ़ की लोक कथा जिसमें डोकरी दाई आती है, उन कथाओं को सुना उन्होंने, बिल्कुल, और सुन करके उसमें से उसके चरित्र को ले करके और अपनी कल्पनाशीलता को डाल के उन्होंने कहानी लिखी एक टोकरी भर मिट्टी। जी, बहुत ही चर्चित है कहानी। और टोकरी भर मिट्टी में जो कहानी है वो है तो डोकरी के बारे में ही। जी हाँ। लेकिन उस कहानी को उन्होंने इस कलात्मक ढंग से लिखा कि एक बुढ़िया है और उसी के पास जमींदार का बड़ा महल है और जमींदार चाहता है कि इसका विस्तार हो जाए। हाँ। बुढ़िया का पति मर चुका है तो वो चाहता है कि ये घर छोड़ दे तो मैं इसको बढ़ा लूं। बहुत ही रोचक तरीके से ये कहानी लिखी। तो अब इसमें ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है, कथा है ये। और इसमें जमींदार उसको कहता है कि छोड़ दो, तो कहती है वो कि मैं छोड़ दूंगी, आप तो मालिक हैं, लेकिन बस एक निवेदन है कि इस घर में मेरी जवानी बीती है। जी हाँ। और यहाँ मेरी स्मृतियाँ हैं। जी हाँ। उन स्मृतियों को मैं मिट्टी के सहारे ले जाऊंगी, एक टोकरी मिट्टी के सहारे ले जाऊंगी और उस मिट्टी से मैं घर बनाऊंगी, झोपड़ी। तो मुझे इतनी अनुमति दीजिए। बोले ठीक है। तो एक टोकरी मिट्टी रख लेती है वो। और जब मिट्टी भर लेती है तो उठता नहीं है उससे, क्योंकि वो वृद्धा है। तो कहती है उसको, जमींदार को,
ये अंतिम समय है और मिट्टी लेके जाना चाहती हूँ, जी। ये मुझसे मिट्टी उठ नहीं रही, आप उठा दीजिए। जी तो वो आता है और वो भी उठाने की कोशिश करता है। जी तो जब उठाने की कोशिश करता है जी तो वो टोकरी उससे भी नहीं उठती है। जी तो कहता है कि मुझसे भी नहीं उठ रही है। तो टोकरी बोलती है कि राजा जी, जमींदार साहब, ये जो भवन है इतना और आपका साम्राज्य है, ज़मीन है, जी। महल है आपका, उसके बाद भी आपने मेरी छोटी सी झोपड़ी को मांगा मुझसे, मैंने दे दिया, जी लेकिन एक टोकरी भर मिट्टी अगर आपसे नहीं उठ रही है जी तो इतने बड़े इसका जो मिट्टी है इस मेरे झोपड़ी का, उसका भार आप कैसे सहेंगे। जी बस इस बात से और जमींदार जो है परिवर्तित हो जाता है और जी। कहता है कि आप जीत गई और आप जो है जी यहीं रहिए, जी। छोड़ के मत जाइए। तो इस कहानी को उन्होंने लिखा जो हिंदी की पहली कहानी मानी पहली गई। कहानी बनी। तो छत्तीसगढ़ी से किस तरह हिंदी, देखिए यहाँ बहुत महत्वपूर्ण बिल्कुल। बात यह है जी हाँ। कि बात तो हम छत्तीसगढ़ी साहित्य की कर रहे जी, हैं जैसे आपने पूछा, लेकिन छत्तीसगढ़ी से हिंदी और हिंदी से छत्तीसगढ़ी में जो अंतर संबंध है, जी हाँ कथानकों में भी अंतर संबंध है जी और प्रस्तुति में भी है बिल्कुल। और शिल्प में भी है और भाषा में भी है। बिल्कुल। बहुत सरल भाषा है छत्तीसगढ़ी। जी हाँ तो जो अंतर संबंध है उसको भी दिखाती है कहानी। बिल्कुल। और विभिन्न भाषाओं के भीतर जो अंतर संबंध होते हैं, भाषाएं एक होती हैं, आदमी एक होता है। हमारे गुरु बाबा घासीदास ने कहा है जी हाँ। कि मनखे मनखे ल जान सगा भाई के समान, सभी लोग सगे भाई के समान जी हैं। हाँ। इस बात को जो छत्तीसगढ़ ने इस मंत्र को दिया वो ये सिद्ध करता है कि भाषाएं भी एक होती हैं, सिर्फ स्वरूप अलग होता है। जैसे आदमी के चेहरे अलग होते हैं बिल्कुल। उस तरह भाषाओं का रूप अलग होता है, लिपि अलग होती है, जी हाँ। लेकिन भाषाओं के भीतर जो चिंतन है और सोच है बिल्कुल। वो मनुष्य से जुड़ी हुई बातें होती हैं, इसलिए एक समान होती है, उनकी बिल्कुल। अंतरधारा एक समान बिल्कुल। तो मैं दर्शकों से कहना चाहूंगी कि एक महान साहित्यकार की जो निशानी होती है, ऐसे ही नहीं आपको वरिष्ठ साहित्यकार कहा जाता है, क्योंकि आपने कितनी सरलता से देखिए भाषाओं के अंतर संबंध की बात हमें बताई, हमें छत्तीसगढ़ के इतिहास से जोड़ दिया और हिंदी और छत्तीसगढ़ी दोनों भाषाओं में आपने समान रूप से लेखन किया है। लेकिन आज एक और बात इस कार्यक्रम के माध्यम से हमने समझी है कि आप लिखते तो अच्छा हैं लेकिन आप कथावाचक भी बहुत अच्छे हैं, क्योंकि जितनी सरलता से आपने सप्रे जी की कहानी हमारे दर्शकों को सुनाई और उसके माध्यम से हिंदी और छत्तीसगढ़ी के अंतर संबंधों की जानकारी दी, इसके लिए आपका खास धन्यवाद। और अब मैं इस विषय पर आऊंगी, क्योंकि आपने भाषा के अंतर संबंध की बात कही है। तो पिछले कुछ दशकों से छत्तीसगढ़ी भाषा और छत्तीसगढ़ी साहित्य को लोगों से जोड़ने पर बहुत काम हो रहा है और एक और छत्तीसगढ़ को हिंदी भाषी राज्य भी कहा जाता है। ये हिंदी और छत्तीसगढ़ी के बीच में समन्वय बैठाने का काम साहित्यकार किस तरह से कर रहे हैं और इसका भविष्य क्या होना चाहिए? देखिए, ऐसा है कि छत्तीसगढ़ राज्य जब नहीं बना था जी, तो भाषा को लेके इतनी चेतना नहीं थी, आप जो जैसा पूछ रही हैं। लेकिन जब राज्य बन जाता है जी, एक राज्य जब आकार में आ जाता है तो उसकी वाणी भी होनी चाहिए जी। तो किससे बात करेगा वो, राज्य कैसे बात करेगा? जी हाँ। वो मुक्का नहीं है, वो मौन नहीं है, वो जी हाँ। उसकी अपनी भाषा भी होनी चाहिए। तो इसलिए छत्तीसगढ़ में जो अभी ये बात आती है, देखिए बहुत अच्छी बात ये हुई कि राज्य जब बना, जी हाँ, 2000 में बना जी, और 2007 में छत्तीसगढ़ में राजभाषा आयोग बना। जी हाँ। और उसके बाद जो स्थानीय लेखकों के अंदर जो चेतना आई जी, और प्रकाशन के संबंध में उत्साह बना, वो अभूतपूर्व था। बिल्कुल। तो उसका परिणाम भी सामने आ रहा है। लेकिन पिछले मैंने कभी इस तरह की बातें होती, विगत 5 साल से राजभाषा आयोग अध्यक्ष विहीन था, जो कि बहुत खुशी की बात है। आप जो पूछ रही तो कि अभी इस सरकार ने राजभाषा आयोग को अध्यक्ष फिर से दिया, ताकि मैंने अध्यक्ष को इंजन माना जाता है। एक हमारे छत्तीसगढ़ का एक बड़ा कवि हुआ है और बड़ा गायक है, वो कहता है कि ये आध्यात्मिक गीत में गाता है वो कि बिना इंजन के गाड़ी चला देते हैं लोग। तो उस तरह से हुआ था, लेकिन अब सुधार आ गया और इंजन बन गए। तो छत्तीसगढ़ी जो भाषा है हमारी, उसमें उसको जो एक बात और बताना चाहता हूँ आपको, थोड़ा सा संदर्भ से हट के लगेगा आपको, लेकिन आपके प्रश्न से जुड़ा हुआ है कि जितने भी छत्तीसगढ़ में तुलसीदास जी, सूरदास जी
कबीरदास जी और दूसरे भी जितने जी। संत आए, जी यहाँ तक कि वल्लभाचार्य जी यहाँ के हैं, जी, जन्म हाँ। हुआ उनका। जी लेकिन विशुद्ध छत्तीसगढ़ी में यानी प्रवचन देने वाले जी संसार में बड़े जो संत हैं वो हैं गुरु घासीदास जी। जी वो अकेले संत हैं जिन्होंने छत्तीसगढ़ी भाषा में संदेश दिया। संदेश दिए, जी। उन्होंने संदेश भी इस तरह दिए, जैसे छत्तीसगढ़ बहुत ज़्यादा अभिव्यक्ति कौशल नहीं है छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ बहुत ज़्यादा यानी बहुत सरल है, अब बहुत ही यानी चीज़ों को महसूस करता है लेकिन चीज़ों को छीनने का प्रयास नहीं करता, ये उसके स्वभाव में। तो बाबा जी ने जो सूत्र दिया वो ये मनखे मनखे ला मान सगा भाई के समान। आपको इतिहास के संदर्भ में ये बात, ये अवसर आया तो बताना चाहता हूँ कि इतने बड़े संत जो 56 में पैदा हुए, जी हाँ, और लगभग 90 वर्ष की उम्र के बाद उनका अवसान हुआ, बड़ा काम किया उन्होंने। और जो दलित हैं, पिछड़ी जातियां जो आज कहलाती हैं, वो भी सतनामी बनी। बिल्कुल, उनके उद्धार के लिए बहुत काम आपको किया। बहुत आश्चर्य होगा इतिहास को पढ़ने से कि कुर्मी और तेली और दूसरी भी जो जातियां हैं वो पिछड़ी जो कहते हैं, उसमें से बहुसंख्यक लोग सतनामी बने। जी जी हाँ। तो बड़ा समुदाय है वो, और एक बहुत ही सरल, सीधे, अहिंसक और लोगों में मेल मुलाकात के लिए विख्यात समुदाय है वो, इसलिए लोग जुड़ गए। तो बाबा जी को कोई, अभी देखिए बड़े आश्चर्य की बात है कि जब डॉक्टर अम्बेडकर इंग्लैंड गए और वहाँ वाचनालय में उन्होंने एक किताब पढ़ी, जी हाँ, एक अंग्रेजी विद्वान की, उस किताब में संदर्भ था कि गुरु बाबा घासीदास के संदर्भ में वहाँ उन्होंने पढ़ा, जी, उस किताब में उन्होंने पढ़ा। और उसने बताया, उस विद्वान ने, कि बाबा जी का जो जन्म हुआ था वो 56 में हुआ था, 1756 में। और आ करके बताया तो यहाँ नकुल ढीढ़ी नाम का एक आदमी था, उसको उन्होंने बताया कि आप जो है बाबा जी का आप जन्म दिवस मनाइए। तो ये कब की बात है? 50 साल पहले तो की। कहीं ना कहीं जो साहित्य है वो आपको इतिहास से जोड़ देता है। ये बहुत ही अच्छी जानकारी, और इसी तरह की रोचक बातचीत हमारी चलती रहेगी। लेकिन फिलहाल हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद छत्तीसगढ़ी के साहित्य के संदर्भ में आपसे और विस्तार से चर्चा करेंगे। छत्तीसगढ़ के ऐतिहासिक धरोहर, पुरातत्व, कला और संस्कृति का आपसे परिचय कराता है हमारा कार्यक्रम हमर चिन्हारी। इसमें हम मुखातिब होते हैं ऐतिहासिक धरोहर, पुरातत्व, कला और संस्कृति के क्षेत्र में विशेष कार्य करने वाली शख्सियतों से। तो देखना ना भूलें कार्यक्रम हमर चिन्हारी, माह के प्रत्येक शनिवार को शाम 6 बजे दूरदर्शन छत्तीसगढ़ में। देखो जानो संगवारी सुखर हमर चिन्हारी, देखो जानो संगवारी सुखर हमर चिन्हारी। स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में, और कलम और कल्पना कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं छत्तीसगढ़ी साहित्य के संदर्भ में। छत्तीसगढ़ी साहित्य और साहित्यकार, आपने हमें इतिहास से जोड़ा, कहानियों से जोड़ा। परदेशी राम वर्मा जी, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि जो हमारे यहाँ की युवा पीढ़ी है, जो युवा साहित्यकार हैं, वो छत्तीसगढ़ी लेखन में या हिंदी लेखन में किस तरह से छत्तीसगढ़ को एक नई पहचान दिला सकते हैं, और अब भविष्य में छत्तीसगढ़ की नींव साहित्य के मामले में उतनी ही सुदृढ़ बनी रहे, इसके लिए क्या प्रयास होने चाहिए? बड़ा कठिन प्रश्न है भाई आपका जी। माने देखिए, यानी नई पीढ़ी जो है जी, यानी जो आप प्रश्न कर रहे हैं उससे हम लोग जूझ भी रहे हैं जी। हाँ, उस प्रश्न से निपटने की कोशिश भी कर रहे हैं जी। हमारी जो पीढ़ी थी जी, उसमें आज का जो आधुनिक जो प्रचार तंत्र है, मोबाइल है, इस तरह की कोई बात तो थी नहीं थी। आज से 50-60 साल पहले। बिल्कुल। आज का जो विकल्प है, आज का जो समय है, और जिस तरह से विकास हुआ है शिक्षा का, उसमें हम लोग कल्पना नहीं करते थे कि प्राइवेट यूनिवर्सिटी भी होगी जी। हाँ, इसकी तो ये अभी हुआ है 20-25 साल में जी। तो शिक्षा का इतना विस्फोट हुआ है, और जो वेतन आया है, जो जिस ढंग से करियर बना है लोगों का, जो बच्चे विदेशों में चले गए हैं, बिल्कुल। तो आप जो प्रश्न कर रही हैं बहुत कठिन है,
और बहुत दुखद भी प्रश्न है वो। इसलिए है जी। कि ये जो साहित्य का लेखन पहले होता था और लोग साहित्य में जाते थे, जी। उस तरह से नई पीढ़ी का रुझान नहीं है। जी। ये दुखद है, लेकिन नई पीढ़ी जो है वो करियर को देखती है। वो जी। नई पीढ़ी में तो शिक्षा से अगर जोड़ा जाए तो कहीं ना कहीं समाधान निकलेगा। नहीं, भाषा का देखो, उसमें एक और बात है, इसी में आगे बात है जो आप पूछ रहे हैं कि नई पीढ़ी में कम साहित्य की तरफ रुझान कम है जी। क्योंकि साहित्य का जो क्षेत्र है जी। वो साधना का और दुख पाने का, तपस्या करने का, और कुछ भी नहीं मिलने पर, कुछ भी भविष्य का कोई गारंटी नहीं है, आगे जाने की कोई आपको गारंटी नहीं है, सफलता मिलेगी कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर भी जो लगन, भीतर जो लगन है, दुष्यंत कुमार ने कहा है कि मुझ में रहते हैं करोड़ों लोग, चुप कैसे रहूं। जी। साहित्यकार की परिभाषा है ये बिल्कुल। कि जिसके अंदर करोड़ों लोग रहते हैं, दूसरों के दुखों को जो महसूस करता है, जो जिसमें अभिव्यक्ति की छटपटाहट होती है, जो दुनिया को देखता है और ये आत्मसात करके ये बताने का प्रयास करता है कि ये दुनिया ऐसी है, इसको ऐसे होना चाहिए, तो वो आदमी साहित्य में आता है और नैसर्गिक अपने रुझान के कारण आता है। नई पीढ़ी जो है वो करियर की ओर जा रही है, इसलिए बहुत कम लोग साहित्य में आ रहे हैं। और साहित्य में आ भी रहे हैं तो देखिए एक समय का क्या दबाव रहता है। जी हाँ। कि जो आधुनिक जो जीवन है, जैसे पत्रकारिता में या फिल्मों में या करियर में या नौकरी में जिस ढंग से उछाल है, उस तरह से वो पर कहीं ना कहीं इन सब की नींव तो साहित्य है। वो साहित्य में भी वो चाहते हैं वो। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं जो साहित्य है वो एक लगन का काम है और अभिव्यक्ति है संवेदनाओं की। हाँ। आपको क्या लगता है कि छत्तीसगढ़ी संस्कृति को साहित्य किस तरह से उजागर करता है? देखिए, पूरा का पूरा साहित्य का जो कारोबार है वो संवेदना से ही तो चलता है जी। और जो छत्तीसगढ़ी साहित्य में ने रिसीव क्या किया कि मतलब देखिए, छत्तीसगढ़ी कविता ने पारंपरिक कविताओं से विकास किया। बिल्कुल। मैंने परंपरा में जो चीज़ें, जैसे कि 4 लाइन है, आपको बताता हूँ कि प्रणाम के बारे में लाइन है जी। 2 लाइन, ददरिया है लेकिन उसको लिखा है दूसरे आदमी ने कि नान्हे तुतारी, छोटी सी तुतारी है, हाँ। हाथी ल टहुचे। जी। छोटी सी तुतारी है, बिल्कुल। नान्हे तुतारी हाथी ल टहुचे, और तोर को गोड़ खजवाए पै लगी पहुँचे। इसका मतलब है कि छोटी सी जो अंकुश है उससे हाथी काबू में आ जाता है। और मैं आपको याद कर रहा हूँ जी। तो मैं आपको याद कर रहा हूँ, तो मान्यता है। देखिए मान्यता को कैसे उसने पकड़ा है। मान्यता है कि अगर मैं किसी को याद करता हूँ तो उनको पाँव में खुजलाहट होगी, तो ये समझना चाहिए कि कोई मेरे प्रणाम करना चाहता है। तो इसीलिए लिखा कि तोर गोड़ खजवा, मैं मेरे प्रणाम में अगर दम है, मेरी भावना में अगर ताकत है, तो आपके गोड़ में खुजली होगी और मेरे पैलगी पहुँचे हुए मुझे आशीर्वाद दीजिए। ये है परंपरा। और वहाँ से लेकर के ये आधुनिक कवि ने लिखा है इसको, लेकिन इस परंपरा में बहुत सारी बातें लिखी जा चुकी हैं। तो साहित्य का विकास इसी तरह होता है। बिल्कुल। आज भी लोकोक्तियों से कहीं ना कहीं साहित्य जो है वो प्रभावित होता है और फिर संस्कृति की और प्राचीन सभ्यता की एक जो पूरी धारा है वो आधुनिक काल तक बहती चली जाती है। देखिए, पुराने समय से जो पुराने समय का जाने किसी के साहित्य को देखिए, दिग्गज साहित्यकारों को भी आप देखेंगे, प्रेमचंद का गोदान है कि तमाम साहित्य है, तो उसमें भी पौराणिक जो जीवन है, पुराना जो जीवन है और आधुनिक किसी भी उपन्यास में, किसी भी दुनिया के उपन्यास में ये दोनों रंग को देखोगे कि शहरी जीवन भी रहेगा और ग्रामीण जीवन रहेगा, पुरातन भी रहेगा और नवीन भी रहेगा। तो छत्तीसगढ़ी साहित्य भी बहुत तेजी से, बिल्कुल जिस तरह छत्तीसगढ़ का जीवन बदल रहा है उस तरह से साहित्य में भी वो बात आ रही है। तो जो पुराने मूल्य थे वो टूट रहे हैं, जैसे जिंदगी में, समाज में जो रूढ़ियाँ टूट रही हैं वो बातें समाज में साहित्य के माध्यम से सामने आ रही हैं। तो परिवर्तन को है ना, इसीलिए तो कहा गया है साहित्य समाज का दर्पण है। जी हाँ। समाज जिस तरफ से चलता है, जो रूप बनाता है समाज, उसका अक्स ही तो आता है। एक संतुलन का काम भी करता है और समसामयिक जीवन का दृष्टांत भी जो है वो साहित्य के माध्यम से हमें मिलता है। तो जो आपका अभी जो कार्य चल रहा है छत्तीसगढ़ी साहित्य को लेकर,
हिंदी भाषा में आपने बहुत अच्छा लेखन किया है। लेखन के संदर्भ में आपसे जानना चाहूँगा। आपको ये भी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए, हिंदी भाषा में भी नहीं बल्कि हमारी पीढ़ी के जो लोग थे जी, और जो शहरों में पढ़े और पढ़ लिख करके आए, नौकरी में आए, तो हम लोग को छत्तीसगढ़ में पैदा हो के, छत्तीसगढ़ के परिवार में पैदा हो के भी छत्तीसगढ़ी साहित्य को लिखने की यानी का अभ्यास नहीं था। जी, भाषा हमारी छत्तीसगढ़ी है, बिल्कुल। लेकिन हम लोग हिंदी से लिखने का प्रयास किए। जी। माने हमारा सारा लेखन जो है, हमारी उम्र के यानी 20-25 साल तक हम लोग हिंदी में ही लिखे। अच्छा जी, तो फायदा ये हुआ कि छत्तीसगढ़ी चूँकि मातृभाषा है हमारी, बिल्कुल। तो इसलिए छत्तीसगढ़ी को तो जानते ही थे हम लोग। जी हाँ। लेकिन हम लोग छत्तीसगढ़ी साहित्य की गरिमा से, छत्तीसगढ़ी साहित्य के इतिहास से, छत्तीसगढ़ी लेखन से परिचित नहीं थे। बिल्कुल। इसे हम लोग को लिखता जो कोर्स में पढ़े थे तो हिंदी साहित्य को समझते थे। जी हाँ। लेकिन छत्तीसगढ़ी साहित्य का इतिहास नहीं जानते थे। जी। और छत्तीसगढ़ी में कितना विपुल लेखन हुआ वो भी नहीं जानते थे। बिल्कुल। तो शुरू में हम लोगों ने हिंदी में ही लिखा, हमारी पूरी पीढ़ी से हिंदी में लिखती थी। बाद में फिर हम लोगों ने जाना कि जो हरि ठाकुर हैं या श्यामलाल चतुर्वेदी हैं, जी हाँ। दानेश्वर शर्मा हैं, तमाम पढ़े लोग जो हैं वो उन्होंने हिंदी में काफ़ी लेखन किया है। जी हाँ। तिकेंद्र नाथ टिकरिया हैं, जी हाँ। तमाम बड़े लोग जो हुए। दूसरी बात एक और है कि जो हमारे छत्तीसगढ़ का राजगीत लिखा है, जी हाँ। नरेंद्र वर्मा जी, उनका एक हिंदी का उपन्यास है, जी, सुबह की तलाश। सुबह की तलाश। हाँ, तो वो सुबह की तलाश जो उपन्यास है वो पूरा छत्तीसगढ़ पर है, यानी कथानक छत्तीसगढ़ है। हाँ, तो इसलिए भाषा भी उसमें छत्तीसगढ़ी के प्रयोग है। जी, पूरा कथानक छत्तीसगढ़ पूरा उपस्थित है उसमें, जी। लेकिन भाषा हिंदी है उसकी। भाषा हिंदी है। तो इस तरह से दोनों भाषाओं को लेकर के, बिल्कुल। यानी छत्तीसगढ़ी संस्कृति और हिंदी की भाषा जी हाँ। लेकर के आगे बढ़े हैं यहाँ के साहित्यकार लोग। बिल्कुल। और उसका आपको ये मैंने बस्तर में सानी जी बड़े कथाकार हुए, जी हाँ। यहाँ सपरे जी का मैंने नाम लिया ही, जी। तो नरेंद्र वर्मा हुए। बिल्कुल। पूरी यानी पूरा नक्षत्र मंडल है। बिल्कुल। लेकिन इस समन्वय से व्यापक स्तर पर साहित्य का प्रचार हो पाया। कला की अगर बात करूं तो जो छत्तीसगढ़ी साहित्य है वो कला के साथ किस तरह से समन्वय बिठा रहा है? विभिन्न कलाओं के साथ। जी, देखिए, विशेष करके छत्तीसगढ़ के संदर्भ में जी, कि यहाँ की विशेषता है लोक गाथाएँ। जी, लोक गाथा को आप जानती हैं, उदाहरण सरल दिया जाए कि व्यास ने जो महाभारत लिखा, जी हाँ, तो और तीजन बाई ने जो बिल्कुल पंडवानी के रूप में उसको प्रस्तुत हाँ, किया दुनिया जी। में, तो दुनिया ये जानती है, दुनिया के बहुत सारे देश के लोगों को अक्सर पूछा जाता है जी। कि महाभारत के लेखक के रूप में वो व्यास को नहीं जानते, वो लोग वो तीजन बाई को ही जानते हैं। जी, एक कमाल ये है। बिल्कुल। दूसरी बात, एक गुरु बाबा घासीदास के संदेशों को लेकर के कलाकार यहाँ जन्मा बहुत बड़ा, देवदास बंजारे। जी, मेरी किताब भी है, उनकी बायोग्राफी है जिसको कि सप्रे सम्मान भी मिला हुआ है। जी, तो देवदास बंजारे विदेशों में 64 मंचों पर, जी, विदेशी 64 मंचों पर उन्होंने भाषा को, छत्तीसगढ़ी भाषा को लेके गए वो, बिल्कुल। ये इसका संदर्भ भी आना चाहिए। जी हाँ, और जब वो पहली बार उनका प्रदर्शन हुआ जी, लंदन में, जी, तो हबीब तनवीर साहब जो रायपुर के बड़े जन्मे और जी यहीं हाँ, के बड़े कलाकार बिल्कुल। थे और दुनिया में नाम है जी। उनका, वो लेके गए थे उनको, जी। उन्होंने तैयार किया। और जब वो पहली बार ले गए तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया में जो जवाहरलाल नेहरू बने थे, बिल्कुल, रोशन सेठ, जी, उनको उन्होंने, वो मित्र थे उनको ऑब्जर्वर के रूप में बुलाए थे जी। कि पहला प्रदर्शन हो रहा है, तुम देख के बताओ जी मैं हाँ। कैसा कर रहा हूँ। बिल्कुल, जब देवदास बंजारे ने 3 तरह से नृत्य किया, 4 तरह से नृत्य किया, क्योंकि वो नाचा का कलाकार था वो, जी हाँ, तो पूरा ख़त्म हो गया प्रोग्राम। जी। तो वो ले गए उसको अलग से और पूछे कि बताओ ये कैसा है मेरा प्रदर्शन। जी। बोले बहुत अच्छा है, लेकिन एक सलाह दूंगा जी, कि तुम हो हिंदी नाटक क्षेत्र के बड़े आदमी, जी, हबीब साहब को बोले हो, जी, और तुम बड़े जानकार व्यक्ति हो, लर्नेड आदमी हो, बिल्कुल। तुम कला को समझते हो, उसकी शास्त्रीयता को समझते हो, जी हाँ। हिंदी नाट्य मंच को भी समझते हो, अंग्रेजी को समझते हो, और छत्तीसगढ़ तुम्हारे हृदय में है, ये बात बहुत अच्छी बात है। जी। तुमने जो प्रयोग किया है उसकी जितनी तारीफ की जाए कम है, लेकिन प्रयोग करते हुए कलाकार को जो तुमने नचाया है
पंथी नृत्य, वो इतना कुशल कलाकार है जी कि अगर उसको तुम समय सीमा में नहीं बांधोगे जी और इसी तरह नाचेगा तो हबीब तनवीर गायब हो जाएगा और देवदास बंजारे ही स्थापित हो जाएगा। बोले जी, ये छत्तीसगढ़ी कला की बड़ी बात है जो उन्होंने वो बात कही। बिल्कुल बिल्कुल। तो बहुत सारे रोचक किस्से छत्तीसगढ़ी साहित्य और साहित्यकारों से जुड़े हुए आज हमें सुनने को मिले आपके माध्यम से, और निश्चित तौर पर आप जैसे साहित्यकारों के होते हुए छत्तीसगढ़ साहित्य का जो भविष्य है वो सुनहरा ही रहेगा, इसी आशा के साथ बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज हमारे स्टूडियो में आने के लिए। धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपका प्रश्न बहुत अच्छे थे जी, बड़ी तैयारी के साथ आप आई थे और धन्यवाद साथियों। तो दर्शकों फिर होगी मुलाकात, और आज का ये हमारे इस कार्यक्रम कलम और कल्पना का समापन हम करते हैं, और हमें दीजिए अनुमति। धन्यवाद।